दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहला आज हम मुद्दा लेंगे मेहर जिले का। मेहर जिले के सरला नगर में सीमेंट प्लॉट के डीजल टैंकर में ब्लास्ट से भारी अफरा-तफरी मच गई है। इस हादसे में एक वेंडर की जान चली गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा मानकों की इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की गई? और सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधक इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी से ऐसे हादसे बार-बार होते रहेंगे? पीड़ित परिवारों को क्या उचित मुआवजा मिलेगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, आप बताएँ कि अभी बातचीत की है, इन जो तीनों सवालों का आपके पास क्या राय है? क्या आंसर है आप तीनों सवालों का आपके पास? जी, रोमा जी, सतना में जिस तरह से जो फैक्ट्री में आग लगी है, उसको मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से जो हादसा हुआ है, काफ़ी दुखद है। ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। हम लगातार जो है न्यूज़ नशा के माध्यम से लगातार हम चाहे वो घटनाक्रम हो, चाहे वो किसी भी तरह का घटनाक्रम हो, राजनीतिक हो, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, इस तरह की घटनाएँ नहीं होना चाहिए और जिस तरह से जो घटना हुई है, तो इसमें सबसे पहले तो ये लापरवाही का पता लगना चाहिए कि आखिर घटना कैसे हुई। फिर इसमें दूसरा ये देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से आज मज़दूर लोग हैं, मज एक इंसान की जो जान की कीमत चाहे वो बिल्कुल, कोई मान लो बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, एक जान की कीमत एक ही होना चाहिए, एक जैसी कीमत होना चाहिए। अगर इस तरह की बातों को हम अगर समझने लगेंगे ना, तब हमें एक मज़दूर की और एक जो हम मानते हैं कि ये कहीं न कहीं बड़ा लीडर है या कोई बड़ा अधिकारी है, मतलब हमको कुल मिलाकर के एक समान भावना के साथ अगर एक जान की कीमत एक जैसी समझेंगे और समानता का भाव रखेंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। और इसको लेकर के कहीं न कहीं जहाँ भी जितनी भी फैक्ट्री हैं, उन पर कहीं न कहीं मालिकों को एक ऐसी व्यवस्थाएँ करना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएँ ना हो। तो बाकी इसमें जाँच होना चाहिए, जाँच में क्या सिद्ध होता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ रहती हैं, इन या गवर्नमेंट की भी फैक्ट्री रहती हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि एक मज़दूर होता है, तो मज़दूर में क्या होता है, उसका भी एक परिवार होता है। तो ऐसे लोगों की कोई ऐसी राशि तय होना चाहिए जिससे कि कोई अगर घटना होती है, तो घटना होने के बाद उन लोगों को इस तरह से हम लोग एक बड़ी राशि के माध्यम से उनको दे करके कहीं न कहीं उनको जिससे कि उनका जो परिवार है, एक परिवार जब ऐसे सदमे में लगता है तो बड़ा ही मुश्किल होता है रोमा जी उभर पाना। तो इस सदमे से उभरने के लिए मैं तो कहूँगा कि घटना ऐसी ना हो, लेकिन अगर इस तरह की घटना एक हो जाती है, प्रकृति के गाल में अगर इस तरह की घटनाएँ समा जाती हैं, तो फिर ऐसे में कोई ऐसी मोटी राशि होना चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं जो गरीब मज़दूर होता है जिसका परिवार का भरण-पोषण हो सके, जब तक कि कहीं न कहीं उस परिवार में कोई सँभालने वाला ना हो जाए। जी, रोमा जी। चलिए अगले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अगला मुद्दा हमारा है जो जबलपुर का है। जबलपुर के नीट छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में अपनी बात इस मजबूती से रखी है कि जज भी हैरान रह गए हैं। उनकी लड़ाई और तर्क हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या छात्रों को ऐसे मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने के और अवसर दिए जाने चाहिए? क्या ये केस शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग रखता है? अथर्व की ये लड़ाई बाकी छात्रों के लिए क्या प्रेरणा बन सकती है? इस पूरे मुद्दे को आप बताएँ आखिर क्या है ये मुद्दा और इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, मैं मेरा व्यक्तिगत मत दूँगा आपको और व्यक्तिगत मत के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक जो सार जो सार्थक चतुर्वेदी हैं, उनका सवाल है, तो उन्होंने जिस तरह से बुद्धिमत्ता का काम करते हुए और जिस तरह से मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर इस तरह से छोटा बच्चा अगर वकालत करके अगर इस तरह से अपनी जो है बुद्धिमत्ता को सिद्ध करता है, वहाँ तक तो सही है। लेकिन जिस तरह से रोमा जी जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, उसका कहीं न कहीं मैं वकालत नहीं करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ जो सा 60% की जो आबादी है ओबीसी की, उसको 14% आरक्षण मिल रहा है और जो सामान्य वर्ग की जो आबादी है 10% है, उसको 10% आरक्षण मिल रहा है। रोमा जी, ये कहाँ तक सही है? जिन लोगों की आबादी ओबीसी की 60% है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, उनको 10% 14% आरक्षण मिल रहा है।
और जिन लोगों की आबादी 10% है, उन लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आरक्षण मिल रहा है। तो मैं इसका बिल्कुल खिलाफियत करता हूँ रोमा जी, जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर जनसंख्या पर के आधार पर भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो सामाजिक न्याय हो जाना चाहिए, सामाजिक न्याय में क्लियर हो जाना। आज हम लोग देख रहे हैं, उस बात को हम बार-बार कर रहे हैं और बार-बार उसके लिए हम आंदोलन भी कर रहे हैं। कि जो 10% की आबादी है, उसमें से 5% लोगों का 50% संपत्ति पर कब्ज़ा है। बाकी 5% लोगों का जो है 40% की संपत्ति पर कब्ज़ा है और बाकी जो 90% की जो आबादी है, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, इन लोगों का जो कब्ज़ा है जो 90% लोग हैं, उनके पास सिर्फ 10% की जो है हिस्सेदारी है, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। किसी तरह की कोई बात करें तो कहीं न कहीं इस तरह का जो में चल रहा है। तो मैं इसका बिल्कुल खिलाफियत करता हूँ। जहाँ तक उस बच्चे की बात की जाए तो बच्चे ने अगर जिस तरह से जो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वो बच्चे के हिसाब से बच्चे का श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन मैं अगर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की अगर वकालत करूँ तो मैं रोमा जी इसका टोटल विरोध करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम देखेंगे तो लगातार जहाँ भी जाएँगे या अधिकारियों से लेके और प्रशासनिक अधिकारी से लेके राजनीतिक महकमा हो आर्थिक रूप से देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री हो, बड़े-बड़े संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, लगातार कहीं न कहीं जो 5% और 10% लोगों का लगातार संस्थानों पर कब्ज़ा है। ऐसे में जब तक सामाजिक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, जातिगत जनगणना नहीं होगा, हम देखते हैं कि आज लगातार गरीबों में अत्याचार हो रहा है। न आज आप देश की और मध्य प्रदेश की अगर जेलों को देखेंगे तो उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी भरा हुआ है रोमा जी। कभी भी आप इन लोगों को जाएँगे जेल में तो ये जेल में अगर जेल का ही मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से, सरकारों से ये कहना चाहता हूँ आप एक काम करो जातिगत जनगणना जेल की करा लो, जेल में जातिगत जनगणना करा लो, किस जाति के जेल में ज़्यादा लोग भरे हुए। कोई माइनॉरिटी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जेलों में भरे क्योंकि इन लोगों के साथ जाति होती है। इन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, शिक्षा के लिए किसी तरह से इनको अपना हक अधिकार के लिए जो है चूँकि ये गरीब जातियाँ हैं फीस इनके पास है नहीं है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से पहले जो शिक्षा होती थी जो अच्छी शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं, वो शिक्षा को बंद किया जा रहा है। लगातार स्कूलों में टीचर जाते नहीं हैं। हमने अभी देखा कि जो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि लाखों जो टीचर हैं, वो उन्होंने ठेके पर अपने शिक्षकों को भेज दिया। मतलब कि वो जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक गवर्नमेंट के वो ना जाकर के कहीं न कहीं अपना ही कोई अधीनस्थ बना करके उसको कुछ महीना बाँध देते हैं और वो प्राइवेट तौर से वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। और जबकि उनकी खुद का जॉब है, वो पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका हाल बेहाल है। तो लगातार पिछड़ा दलित आदिवासी पर अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है और फिर इसके बाद में लगातार हम देखते हैं कि चाहे वो आईएएस, आईपीएस से लेकर के छोटे-बड़े सारे पेपर हों, तो उसमें जब वो मौखिक रूप से ही अगर अच्छे नंबर ले आता है, तो उसको कहीं न चूँकि लिखित रूप में अच्छे लिखित पेपर में अच्छे नंबर अगर ले आता है रोमा जी, तो मौखिक रूप से जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो ऐसे जो गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वो कहीं न कहीं एकलव्य की तरह अंगूठा को काट देते हैं और कहीं न कहीं उन लोगों के साथ एक दुर्व्यवहार करके उनको मौखिक इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। अच्छे-अच्छे बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी में पढ़े लिखे हैं। तो इतना अत्याचार हो रहा है रोमा जी, जिसको देखते हुए मैं तो काफ़ी दुखी होता हूँ, व्यथित होता हूँ। लगातार सालों से हम और हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ का एक-एक कार्यकर्ता हम सब लोग इसकी लड़ाई न धरातल से लेकर के हर पटल पर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मुझे अभी तक देख रहा हूँ मैं, इसके लिए किसी तरह का कोई सरकारों पर अभी इस तरह का कोई जू नहीं रेंग रहा है कि किसी तरह से कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जी, रोमा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी आपकी राय थी आपने रखी और हमारा जो अगला मुद्दा है वो इमरती देवी को लेकर है, जो सिंधिया समर्थक मानी जाती है और 2020 में उन्होंने बीजेपी जॉइन की थी। उनके उनके ऊपर काफ़ी बयानबाज़ी कर रहे हैं, इस समय लखन सिंह जी, उनका कहना है कि वो शायद कांग्रेस में वापसी आना चाह रही है, इसलिए वो कमलनाथ पर काफ़ी इल्ज़ाम लगा रही हैं, एलिगेशन लगा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इमरती देवी की कांग्रेस में वापसी संभव है? वो आने के लिए इस तरीके की बयानबाज़ी कर रही हैं क्या? रोमा जी, मैं आपको बता दूँ, बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग इन नेताओं को देखते हैं, तो नेता लोग करते क्या है रोमा जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता की ठेकेदारी करने का काम करते हैं और जो पत्रकार आजकल हैं, वो पत्रकार भी कहीं न कहीं जो नेताओं की चमचागिरी करने लगे हैं।
मैं हर किसी पत्रकार पर इस तरह का आरोप नहीं लगाऊँगा। लेकिन जिस तरह से जो महत्वपूर्ण जो बड़ी-बड़ी संस्थानें हुआ करती थी, इन संस्थानों को लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सरकार ने खरीद लिया है, जिसके आधार पर कहीं न कहीं ये गरीब की आवाज़ नहीं उठाते हैं और बस इन्हीं खबरों में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि इनको देखो जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि इमरती दीदी कहाँ जा रही हैं या मान के चलो और कोई क्या कर रहा है। जब तक के हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता के जायज़ मुद्दे हैं, इन मुद्दों को नहीं उठाएँगे, जनता के बीच में नहीं जाएँगे, जनता की समस्या को नहीं सुनेंगे, जनता से जो काम में आने वाले उन चीज़ों को नहीं देखेंगे। रोमा जी, मैं एक बदरवास का बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। ऐसे दौर में हम देख रहे हैं रोमा जी, ऐसे दौर में रोमा जी, जिस तरह से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे दौर में जो शिवपुरी जिले का हमारा बदरवास है, बदरवास में एक बीरभान यादव हैं, जो कि दौलतपुर गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने बदरवास में एक मकान बनाया है। बस स्टैंड के पास में। वहाँ पर जो बीरभान यादव जी हैं, वहाँ पर क्या होता था उस मोहल्ले में रोमा जी, ₹500 पर महीने के हिसाब से लोगों को 1 महीने में पानी दिया जाता था। लेकिन आज जो बीरभान यादव जी हैं, इन्होंने क्या किया कि लगभग मतलब 2 लाख रुपए से ज़्यादा लगभग मतलब ढाई 3 लाख रुपए लगा कर के उन्होंने बोर लगवाया, मोटर उसमें डाली, उसमें पाइपलाइन डाली, उसमें नली डाली। तो ऐसे करके उनका पूरा जो खर्चा है लगभग ढाई 3 लाख रुपए का आ गया रोमा जी। और उन्होंने एक मन में संकल्प किया और वो मैं आपको एक खुशी सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि वो ओबीसी जन कल्याण संघ के जिला महामंत्री हैं शिवपुरी के और ओबीसी जन कल्याण संघ में लगातार सक्रियता से काम करते हैं, ओबीसी के में लोगों को जगाते हैं, जनसेवा करते हैं। उनकी बात कर रहा हूँ रोमा जी। मुझे खुशी इस बात की है कि वो ओबीसी जन कल्याण संघ के जिला महामंत्री एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। तो बीरभान यादव दौलतपुर जी हैं, इन्होंने क्या किया कि जो मोहल्ला वाले हैं सभी लोगों को फ्री में पानी देना स्टार्ट कर दिया। जबकि उसमें बिजली का बिल आता है, मोटर ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा बिल आएगा। इसको ना देखते हुए उन्होंने ओबीसी जन कल्याण संघ से प्रेरित होकर के, समाज सेवा से प्रेरित होकर के उन्होंने पूरे मोहल्ले के जितने भी आस-पास के जो लोग हैं, उनको फ्री में पानी देने का एक संकल्प किया और कल से वो उस काम को कल-परसों 2-3 दिन हो गया है, उससे चालू कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बीरभान यादव दौलतपुर हैं, ऐसे लोगों को जो जनसेवा करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जनता के लिए इस तरह से काम करते हैं। कहीं न कहीं मुझे बेहद प्रसन्नता होती है रोमा जी के ओबीसी जन कल्याण संघ ने बहुत कम दिनों में और मध्य प्रदेश और देश में लगातार एक जन समस्या के माध्यम से जनसेवा की छाप छोड़ी है। इसके लिए रोमा जी वाक़ई में जो बीरभान यादव दौलतपुर हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितना बारंबार मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जनता की तरफ से और बधाई भी देना चाहता हूँ। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल, इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक छात्र की ज़िद और एक नेता की राजनीति 3 अलग-अलग मुद्दों को उठाती है। अब सवाल यह है कि सुरक्षा, न्याय और सियासत, आखिर कौन ज़िम्मेदार होगा इस पूरे मामलों को लेकर? इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।